मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स आया 2017 में। मैं एक पैरा स्विमर हूँ और मेरी कैटेगरी है S11, जिसका मतलब है कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड। एक्चुअली जब हम गांव में थे ना, तो गांव में बहुत ज़्यादा उड़ लगता था। कोई भी आके बोलता था हाय बेचारा, वो शब्द मन को मतलब घायल कर देता था। हाय बेचारा क्यों बोल रहे हैं। जैसे हिमांशु बोर्न हुआ था तब वो बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही था, उसकी आंखें बिल्कुल सही थी एज अ नॉर्मल चाइल्ड। तो जैसे जैसे वो 4 महीने का हुआ, उसके बाद थोड़ा सा उसकी आंखों में चेंज आने लग गया, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आके घुमाने लग गया। लाइफ में मेरे लिए डिफ़िकल्ट फेज ये था कि जब मैं थोड़ा छोटा था, मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत ही कम रहा करता था। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता और मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता था। हिमांशु को बचपन से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, चाहे वो कोई भी गेम हुआ, चाहे ग्राउंड का हुआ या घर में रूम में हुआ या कोई बेड पे भी दोनों बहन भाई या मेरे साथ ये बचपन से ही मस्ती करते थे लोग। अगर मैं स्पोर्ट को डिस्क्राइब करूँ तो इमोशनली वो मेरे लिए एज अ सेंस ऑफ प्राइड है। शायद मैं नहीं जा पाता कहीं भी इंडिया को छोड़ के, तो इसको देख के फिर ये लगा भाई चलो अब तो दुनिया की सैर करनी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु नांदल है और मैं एक पैरा स्विमर हूँ और मेरी कैटेगरी है S11, जिसका मतलब है कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड। हिमांशु को बचपन से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, चाहे वो कोई भी गेम हुआ, चाहे ग्राउंड का हुआ या घर में रूम में हुआ या कोई बेड पे भी दोनों बहन भाई या मेरे साथ ये बचपन से ही मस्ती करते थे लोग। जब से छोटा था तो पानी में क्या था, गांव का माहौल था। गांव के माहौल में जैसे पानी के टब भरे रहते थे, हमारे घर में छोटी टंकी थी, हौदी टाइप में बोलते थे, तो उसके मेरे पिताजी उसके पास खड़ा कर देते थे, उसके पूरे पानी को लहराता रहता था। तो इसका इंटरेस्ट वहीं से मेरे को लगता है वहीं से स्टार्ट हो गया इसका इंटरेस्ट, मेरे पिताजी के पास से ही। फिर इसकी मम्मी को जैसे नहलाना, टब में बैठ जाना, तो 1-1 घंटा निकलना, नहीं निकलने के बाद वापस टब की तरफ भाग जाना। मतलब ये गैस करके पानी किधर है, या मटके का पानी भी मिल गया तो मटके में भी एक्चुअली इसने हाथ ही मारना, तो इसको पानी का अच्छा लगता था। जैसे हिमांशु बोर्न हुआ था तब वो बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही था, उसकी आंखें बिल्कुल सही थी एज अ नॉर्मल चाइल्ड। तो जैसे जैसे वो 4 महीने का हुआ, उसके बाद थोड़ा सा उसकी आंखों में चेंज आने लग गया, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आके घुमाने लग गया। तो फिर हमें डाउट हुआ, तो नेबर्स भी बोलने लगे कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, उसको दिखाना चाहिए। तो ऐसे करके 5-6 महीने का हो गया वो, फिर हमने वहाँ पे मेडिकल में दिखाया उसको, रोहतक मेडिकल में दिखाया। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने चेकअप किए उसके, तो उन्होंने बताया कि वो देख नहीं सकता है, 100% ब्लाइंड है। तो तब हमें पता चला कि हिमांशु देख नहीं सकता है। तो उस टाइम पे थोड़ी उम्मीद थी कि चलो अभी बहुत छोटा है, कुछ प्रॉब्लम होगी, शायद वो आगे जाके ठीक हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। आज वो 22 साल का हो गया है, तो वो चीज़ अब शायद है नहीं कि वो देख पाएगा। एक्चुअली जब हम गांव में थे ना, तो गांव में बहुत ज़्यादा उड़ लगता था। कोई भी आके बोलता था हाय बेचारा, वो शब्द मन को मतलब घायल कर देता था। हाय बेचारा क्यों बोल रहे हैं। सारी चीज़ें कोई बात नहीं, धीरे धीरे। तो किसी से मैंने बात की, मेरे गांव के एक आदमी से, उसने बताया कि ये RK पुरम में एक ब्लाइंड स्कूल है जो कि नॉर्मल स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराता है। वैसे तो बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें एक्टिविटी कराते हैं और नॉर्मल स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाता है। मैंने देखा तो इसका ट्रीटमेंट चला था एम्स में, तो एम्स वालों ने भी मेरे को इसके बारे में रेफरेंस दिया, ये स्कूल है, आप जाके देख लो बच्चे के लिए। 4 साल प्लस का हो गया था, तो एजुकेशन के बारे में हमने सोचना स्टार्ट कर दिया था। वो सारा प्रेशर इसकी मम्मी का था, इसको पढ़ाओ, इसको देखो, कोई स्कूल देखो, इसको अच्छी जगह लेके चलेंगे। तो मैं उस स्कूल में आया, तो उस स्कूल में आप यकीन नहीं मानेंगे, ब्लाइंड बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ के सहतूत खाने लग रहे थे। तो मेरा वहाँ से मोटिवेशन उन बच्चों को देख के मेरा मोटिवेशन बढ़ गया। मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स आया 2017 में, क्योंकि मेरे घर में, मेरा जो घर है, मेरी फैमिली है, वो स्पोर्टिंग और फार्मिंग बैकग्राउंड से ही है। मेरे फादर फॉर्मर नेशनल हॉकी प्लेयर रहे हैं, मेरे अंकल फॉर्मर जूडो प्लेयर रहे हैं। तो उन्होंने रेकमेंड किया कि मुझसे भी कोई स्पोर्ट ट्राई करवाएं और उन्होंने डिसाइड किया कि जूडो से ट्राई करवाते हैं। स्टार्टिंग में हमने इसका, हम लोग यहाँ दिल्ली रहते थे, RK पुरम में शिफ्ट हो गए थे,
तो इसको मुनिरका गांव में एक जूडो की एकेडमी है, वहाँ धीरे धीरे ले जाना स्टार्ट किया। जूडो में मेरा बहुत अच्छा रहा, अभी मेरे 4 नेशनल मेडल भी आए जूडो में, लेकिन मुझे एक डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा। लेकिन जूडो का स्विच करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, जब तक ये खेलता था उस टाइम तक कोई 2 कैटेगरी नहीं थी, प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं था, पार्शल वर्सेस 100% ब्लाइंड के साथ भी बाउट्स करनी पड़ती थी, तो वो थोड़ा अनफेयर होता था। और फिर हमको पता चला स्विमिंग के बारे में और स्विमिंग की फेयरनेस के बारे में कि हर कैटेगरी का प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर डिवीजन है। और जैसे मैं S11 का एथलीट हूँ तो मुझे ब्लैक एंड गॉगल्स बेसिकली ब्लाइंड फोल्ड के साथ स्विम करना पड़ता है ताकि कोई चीट करने का मौका ही ना बचे। तो 2021 में मैंने स्विमिंग में ट्रांजिशन किया। मेरा बचपन से ही चाह था कि मैं कभी स्विमिंग पूल देखूं। जब भी मैं बिल्कुल छोटा था मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की कि मुझे स्विमिंग पूल देखना है, जब मैं था 3rd क्लास में और मेरी स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और मैं बड़ा ही एक्साइटेड था जब मुझे पता चला कि मैं एक स्विमिंग पूल में कूदने वाला हूँ। और जब भी मैंने अपनी पहली डिप ली तो मुझे इतना मज़ा आया और मैं 2 घंटे तक निकला ही नहीं। हाँ, लेकिन जब मैं पहली बार एक डीपर पूल में कूदा तब मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि कहीं मैं डूब ना जाऊँ, ये मैं सोच रहा था। आसपास का रिएक्शन बहुत ही सपोर्टिव था, लेकिन जो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि कोच कौन कराएगा, कोचिंग कौन देगा। तो जितना पापा से हो सकता था पापा ने मुझे बहुत सिखाया और पापा ने जितना सिखाया उससे मेरे पहले नेशनल जो था वो मैंने स्विमिंग नेशनल वो मैंने उदयपुर 2022 में खेला था और मेरे 2 गोल्ड मेडल आए थे उसमें। और फिर हमको तालकटोरा स्टेडियम में मिले थे कोच मिस्टर रणवीर शर्मा, तो उनके वजह से भी काफ़ी लेफ्ट मिला है और उन्होंने जितनी अच्छी ट्रेनिंग कराई हमको, उसके बाद इंटरनेशनल कोचेस से भी इंटरैक्ट करने को मिला है। इतना प्रोटेक्टिव वाला माहौल आज भी नहीं है। कई बार क्या होता है, टैप करते हैं ना, हिमांशु जैसे स्विमिंग कर रहा है और दीवार के पास जाने वाला होता है, मैं या तो फ़ोन आ गया, किसी को बोलने लग गया या मेरा ध्यान नहीं रहा तो इसका दीवार में टक्कर होती है बहुत बुरी तरीके से, तब फील होती है यार मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया। काफ़ी टाइम आते हैं ऐसे फेजेस कि आपकी परफॉर्मेंस प्लेटो कर जाती है, पर वो छोटे छोटे चेंजेस हमको देखने पड़ते हैं और वो छोटे छोटे चेंजेस ट्वीक करके ही जो प्लेटो है वो एक ही दम से ख़त्म हो जाता है। और मेरा टारगेट हमेशा से ये रहा है कि मैं हर बार अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर लेके आऊँ। जैसे मेरा 100 मीटर बैक स्ट्रोक का टाइम 1 मिनट और 13 सेकंड है तो मैं अगली बार उसको 1:12 लेके आऊँ। ऐसे ऐसे टारगेट रहते हैं। और कभी कभी एनवायरनमेंट का भी इशू हो जाता है, जैसे दिवाली के बाद विंटर सीजन में एयर क्वालिटी बढ़ जाती है तो वो भी एक एरोबिक सिस्टम को हिट करती है, तो उसमें बीमार होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। ऐसी ऐसी डिफ़िकल्टीज आती रहती है। और एक डिफ़िकल्टी ये थी स्टार्टिंग में जब मैंने स्विमिंग स्टार्ट की कि मैं सीधा कैसे चलूँ एक पूल में। बाद में मुझे पता चला कि हम लेन डिवाइडर का यूज़ करके उनको टच कर करके चल सकते हैं। जैसे जो एबल बॉडी या मेन स्ट्रीम स्विमर्स होते हैं वो जो नीचे काली पट्टी होती है उसको देखते हुए चलते हैं, लेकिन हम जो साइड में लेन डिवाइडर्स होते हैं उनको टच करते हुए चलते हैं। मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 2023 में गया था और जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं सिंगापुर जाने वाला हूँ मैं बहुत ही एक्साइटेड हुआ क्योंकि वो मेरी पहली ओवरऑल फॉरेन ट्रिप भी थी और वो मेरे लिए बहुत लकी भी था क्योंकि मेरा पहला जो क्लासिफिकेशन है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन वो उधर ही हुआ था और मैंने एशियन गेम्स के लिए उधर क्वालिफाई किया था और मैंने पेरिस पैरालंपिक के लिए भी उसी पूल में ही क्वालिफाई किया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया था क्योंकि कोटा एलोकेशन नहीं था। और पिछले साल मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वो भी सिंगापुर में ही खेली थी, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा पहला ट्रिप का और मेरे लिए बहुत लकी भी रही है पिछले साल तक। फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे सिंगापुर में। इसका क्लासिफिकेशन होता है पैरा स्विमिंग में, उसकी कैटेगरी डिवाइड करती है मेडिकल टीम बैठ के। तो जब पता लगा कि ऊपर जाने के लिए, बाहर खेलने के लिए क्लासिफिकेशन कराना ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन के लिए बाहर जाएंगे तो उसका स्लॉट मिलना ज़रूरी होता, तो हमने उसमें पेमेंट डाल दी थी अपनी पास से। उसमें गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती, अपने पैसे भर के हम सिंगापुर गए। तो जब फर्स्ट टाइम हम जहाज़ में बैठे थे तो मतलब ऐसा महसूस हो रहा था यार देखते हैं क्या होगा क्या होगा। मतलब एक ऐसा एक बार हिमांशु की तरफ देख रहे थे, अगर अपने आप भी देख रहे थे, शायद मैं नहीं जा पाता कहीं भी इंडिया को छोड़ के। तो इसको देख के फिर ये लगा भाई चलो अब तो दुनिया की सैर करनी है, तेरे साथ लग के, तेरे कंधे से कंधा मिला के, तेरा बैग उठा के, तेरा हाथ पकड़ के तू जाले चलेगा, तेरे पीछे पीछे चलेगा। मेरा फेवरेट स्पोर्ट पर्सन एक पैरा स्विमर है, मेरी ही कैटेगरी से है, वो जापान से है, उनका नाम है उचियो टोमिटा। उनसे मैं पहली बार ही जब मेरी पहली ट्रिप हुई थी उसी दौरान मिला था और मिलके मैं बहुत ही थ्रिल फील कर रहा था और बहुत ही इंस्पायर्ड फील कर रहा था। और जैसे मैं उनको देख रहा था और उनसे काफ़ी सीखने को भी मिला कि हाँ मैं अपने
टेक्निक में ऐसे ऐसे बदलाव कर सकता हूँ, तो बहुत ही इंस्पायरिंग था। काफ़ी एथलीट्स की पर्सनालिटी मेरे को इम्पैक्ट करती है, लेकिन अभी जो मुझे याद आ रहा है वो है नीरज चोपड़ा की पर्सनालिटी। जब हम टोक्यो ओलंपिक गेम्स देख रहे थे और हम जैवलिन थ्रो देख रहे थे, और हमने देखा कि नीरज चोपड़ा का बहुत मतलब सबसे हाईएस्ट थ्रो है और वो नंबर 1 पे चल रहे हैं, और मेडल लाने के बाद जो उनको अटेंशन मिली उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, स्पोर्ट में बहुत आगे तक जाया जा सकता है। और हमें बचपन से मतलब जो एनवायरनमेंट था, पीयर प्रेशर था, वो यही कहते थे कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ के, क्योंकि स्टडीज़ में एक स्टेबल इनकम रहने का भी चांस मिलता है। लेकिन जब हमने नीरज चोपड़ा को देखा, वो पूरा चेंज हो गया। वो तो एक अलग ही खुशी होती है कि पहले ये सोचते थे कि कैसे एजुकेशन होगी, कैसे क्या होगा, कुछ भी मतलब ये समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है, क्या करवाना है। पहले तो यही टेंशन थी कि पढ़ाई कैसे होगी, हिमांशु की एजुकेशन कैसे होगी, लेकिन धीरे धीरे उसने हमें शायद मोटिवेट किया है। और जैसे वो स्विमिंग करता है तो इतना अच्छा लगता है, वो अकेले भी स्विमिंग करता रहता है, मैं तो बैठ जाती हूँ, खैर मैं तो नहीं करवाती हूँ, बस मैं उसको लेके जाती हूँ, तो मैं बैठ जाती हूँ और वो अपने आप ही स्विमिंग करता रहता है, अपने हैंड स्ट्रोक काउंट करता है। थोड़ा सा उसको अपना भी प्रोटेक्शन करनी होती है, जो पूल की लेन होती हैं, जो पूल की साइड्स होती हैं, उन पर चोट लगने का डर रहता है, लेकिन वो खुद ही मैनेज करता है सभी चीज़ें, और इतना अच्छा लगता है कि हाँ स्विमिंग कर रहा है और इतना अच्छा अपना बेस्ट दे रहा है वो। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे हमारा सुबह का सेशन ऐसा होता, कभी हार्ड हो जाता हो और दिन में हमको बहुत थकान हो रही हो, और जब हम पूल में कूदते हैं तो हम सोचते हैं ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। अब हम तो बिल्कुल फ्री फील कर रहे हैं, और वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट में मिलता है और उसके मेंटल स्ट्रेंथ को भी हेल्प करता है। लाइफ में मेरे लिए डिफ़िकल्ट फेज ये था कि मेरा जब मैं थोड़ा छोटा था, मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत ही कम रहा करता था। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, और मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता था। मुझे पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट मिलता था, लेकिन मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंस था वो फिर भी डाउन ही रहता था। और जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, मेरी नेटवर्किंग एबिलिटीज़ बढ़ी और मुझे लगा हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मेरा सेल्फ एस्टीम भी बहुत ही ऊपर बढ़ा। तो काफ़ी वो चेंज आया मेरे लिए। डिफ़िकल्ट फेज़ था, लेकिन अब वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता, बल्कि इंस्पायर करता है वो फेज़। देखिए, सबसे बड़ी तो फैमिली की सपोर्ट होती है। सरकार या दूसरे लोग नहीं करेंगे, फैमिली की सपोर्ट सबसे ज़रूरी है। कोई भी दिव्यांग आदमी है, वो चाहे स्विमिंग में है, वो एथलेटिक्स में, वो आर्चरी में है, या टेबल टेनिस में है, या टेनिस में है, किसी भी गेम में है, उसको अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं है, वो बहुत हद तक आगे नहीं बढ़ सकता। फैमिली को उसके साथ खड़ा रहेगा तो पता नहीं क्या करके चला जाएगा। आपके सामने बहुत सारे प्लेयरों के एग्जाम्पल है जिसकी फैमिली साथ में रही, या फिर कुछ गेम ऐसे होते हैं उसमें प्लेयर को ही कुछ करना होता है। अब जैसे हिमांशु की कैटेगरीज में जो वीआई कैटेगरीज है, उसमें 2 लोग चाहिए होते हैं साथ में उसको, ताकि स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग करेगा तो ताकि उस साइड दीवार पे ना लगे और इस साइड दीवार पे ना लगे, दोनों तरफ इसको टैप करके बताना पड़ता है भाई आगे दीवार है। अप्रोच 2 मीटर 3 मीटर पहले इसको टैप करना पड़ता है स्पीड वर्क में। तो फैमिली की सपोर्ट या कोच की सपोर्ट, या अच्छा कोच भी ज़रूरी है, और अच्छा एक माहौल तो चाहिए। सरकार ने काफ़ी कुछ देने की कोशिश भी की है, लेकिन ग्राउंड पे बहुत कम है। अभी के लिए मेरा गोल है कि एशियन पैरा गेम्स में मेडल लाना, जो कि इस साल जापान में होंगे, इची नागोया में अक्टूबर में, और उसमें मेडल लाऊंगा तो मैं बहुत ही खुश रहूँगा, और अपने आगे के गोल के लिए भी और अच्छे से आगे बढ़ूंगा, जो है LA 2028 में पैरालंपिक मेडल लाने का गोल। अगर मैं स्पोर्ट को डिस्क्राइब करूँ तो इमोशनली वो मेरे लिए एज अ सेंस ऑफ प्राइड है, और अगर मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में जाऊँ तो मैं मतलब वो एज अ मैक्सिमाइजिंग फिजियोलॉजिकल पोटेंशियल है।